Hello students, my name is Professor Ashish Bidkar. I am from St. Wilfrid College, Arts, Commerce and Science, Panvel. We are going to start a lecture series on classical physics, that is physics developed by mostly Sir Isaac Newton and other great scientists. This is our first lecture in which we are going to study the most fundamental concepts, that is a concept of force, the Newton's first law of motion. Then we will going to see inertial frame of references क्या होते हैं. Then we are going to study the Newton's second law of motion. And as we are talking about force, we are going to study what is the unit of force. So first we'll start with the concept of force. So everyone has a basic understanding of the concept of force from the everyday experience. हम लोगों को हर डे एक्सपीरियंस में हम लोग फोर्स के साथ डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुश योर एम्प्टी डिनर प्लेट अवे, हम लोग जब हमारी डिनर प्लेट को पुश करते हैं तब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. सिमिलरली यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉल व्हेन यू थ्रो इट और किक इट. हम लोग फुटबॉल खेलते हुए हम लोग बॉल को किक करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग हमारे पैरों के मसल्स से हम लोग बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं. इन दीज एग्जाम्पल्स द वर्ड फोर्स इज एसोसिएटेड विद द मस्कुलर एक्टिविटी. तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मसल्स के ऊपर जो मसल्स में जो पावर होता है उससे हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. एंड सम चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज होता है. एज द सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन पुश ऑन अ लार्जर बोल्डर एंड नॉट बी एबल टू मूव इट. दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग किसी लार्जर बोल्डर को, मतलब कोई लार्ज बहुत बड़ा पत्थर को हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी वो मूव नहीं होता. सो देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट कैन मूव अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेशनरी स्टेट, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी स्टेट में, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे है और उसको हम लोगों को मूव करना है तो उसको हम लोगों को फोर्स लगाने की जरूरत है. लेकिन कुछ चीजों में ऐसा होता है कि हमारा फोर्स इज नॉट इनफ टू मूव अ लार्जर ऑब्जेक्ट. हम लोग कितना भी फोर्स लगा ले, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को ट्रक को मूव कराना है तो ट्रक को हम लोग कितना भी फोर्स लगा ले, हम लोग ट्रक को मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास जो होता है वो मास बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो फोर्सेस डू नॉट ऑलवेज कॉज अ मोशन. उसमें क्या मतलब कि फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन कॉज करे ये जरूरी नहीं है. हाउएवर, फॉर एग्जाम्पल, एज यू सीट रीडिंग दिस बुक, या फिर हम लोग जो भी कोई भी बुक को हम लोग जब पढ़ रहे हैं, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्ट ऑन योर बॉडी. तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड येट यू रिमेन दी स्टेशनरी. मतलब क्या कि हम लोग फिर भी स्टेशनरी है, हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं. कि ग्रेविटी का फोर्स हमारा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी हम लोग स्टेशनरी है. इसका मतलब क्या कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कॉज एनी मोशन व्हेन वी आर सिटिंग. बट another example is when we jump from the ground, the force of the gravity acts upon us and then it pulls us down towards the ground. So in that case, we can say the force is actually causing the motion. Okay, so we'll see how this force is related and how the Newton's first law of motion is. The Newton's first law of motion, in the absence of external forces, मतलब अगर कोई भी external force act नहीं कर रहा है, an object at rest will remain at rest. An object in a continuous motion will remain in a constant velocity. मतलब जब तक उसके ऊपर कोई भी external force act नहीं करता है तब तक वो अपने constant state of motion में रहेगा. मतलब अगर वो एक velocity से move कर रहा है तो वो same velocity से move करेगा, या फिर अगर वो rest पे है तो वो rest में ही रहेगा. Okay, so this is with the constant speed in a straight line. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे अर्थ जो है वो अर्थ स्पेस में मूव कर रहा है अराउंड द सन, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका जो मोशन अराउंड द सन है उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी या फिर उसका जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब कि जब हम लोग कोई कार ड्राइव करते हैं तो कार के ऊपर एयर रेजिस्टेंस आता है, which air is moving with the opposite direction to the direction of car. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम अगर हम लोग कार को एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो कार स्टॉप हो जाता है. लेकिन अगर हम वही कार अगर हम लोग स्पेस में मूव कराते हैं जहाँ पे एयर नहीं है तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं आएगा, तो वो जो कार जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो इनिशियल वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. In simpler terms, we can say that when no force acts upon the object, the acceleration of the object is zero. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से. ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया है
तो वो फोर्स वो ऑब्जेक्ट अपना कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन नहीं छोड़ेगा, मतलब अगर उसका वेलोसिटी अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो जा रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला। तो अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट गेन्स एन एक्सेलरेशन, तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। सो वी कैन से दैट कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ऑब्जेक्ट डजंट हैव एनी एक्सेलरेशन, तो वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा या फिर वो स्टेडी स्टेट में रहेगा, यानी कि वो रेस्ट में रहेगा। So if nothing acts to change the object motion, its velocity does not change. This is really important. वेलोसिटी चेंज नहीं होता है जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करें। तुम बोलोगे कि हम लोग बॉल को मूव कराते हैं तो बॉल आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो रुक जाता है, तो उसके ऊपर दो चीजें, जब हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करता है एंड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ट्राइंग टू पुल इट डाउन। सो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन घट रहा है। जब उसका एक्सेलरेशन घटेगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा एंड देन इट विल गो डाउन टू द ग्राउंड और वो वहां पे जाके रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है is sometimes called as a law of inertia. Okay, it defines a special set of frame of references called as an inertial frame. Okay, and inertial frame of reference is one that is not accelerating. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई कर, जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो हमारे पास ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होना चाहिए कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। सो अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब समझो कि तुम एक कार में बैठे हो और वो कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर तुम एक ट्रेन में बैठे हो, वो ट्रेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो इसका मतलब क्या कि तुम स्टेडी हो, तुम रेस्ट में हो, इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डील्स विद ओनली ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट एक्सेलरेटिंग। न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके ऊपर डील करता है कि ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट नहीं कर रहे उसके ऊपर ही डील करता है। इट होल्ड्स ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो गया, मतलब अगर एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सीधा सीधा है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है इसका मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेट करती है तो इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। ओके, so any frame of reference that moves with a constant velocity relative to the inertial frame is itself a inertial frame. मतलब क्या कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू दी अनदर रेफरेंस फ्रेम, मतलब अनदर रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, देन दैट रेफरेंस फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एग्जांपल, अगर एक कार है, वो कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू दैट कार इफ दिस अदर कार इज मूविंग विद द 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो दोनों कार एक दूसरे के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी कार एक अलग वेलोसिटी से जा रही है लेकिन वो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मतलब समझो कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन उसका वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूअसली 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वो जो दो कार्स है वो दो कार को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चल सकते हैं। अगर दूसरी कार एक्सेलरेट होती है या फिर डिसेलरेट होती है, अगर हम लोगों ने उसको ब्रेक भी लगाया तो भी वो डिसेलरेट हो रही है। डिसेलरेट यानी कि उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। अगर उसका वेलोसिटी कम हो रहा है इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। ओके, सो दोस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर नॉट कॉल्ड एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ओके, दे आर कॉल्ड एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डील्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज a frame of reference that moves constant velocity relative to the distant star is best approximation for a inertial frame of reference। कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो डिस्टेंस स्टार के हिसाब से कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहे हैं, सो वी कैन से दैट दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर आवर पर्पस वी कैन से दैट वी कैन कंसीडर दैट प्लैनेट अर्थ इज सच अ फ्रेम। प्लैनेट अर्थ सच अ फ्रेम है कि प्लैनेट अर्थ एक्सेलरेट नहीं कर रही है। प्लैनेट अर्थ एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इसका प्लैनेट अर्थ एक्सेलरेट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या कि विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस स्टार द प्लैनेट अर्थ इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोग प्लैनेट अर्थ को
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग प्लैनेट अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेते तो हम लोग अर्थ के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर जो भी वहां पे हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, द ऑब्जर्वर इन वन इनर्शियल फ्रेम, say one at rest relative to the other object, relative to the object, claims that acceleration of the object and the resultant force acting on it is zero. Okay? मतलब कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक्सेलरेशन इज डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ही ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। सो इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है एंड ऑब्जर्वर इन वन इनर्शियल फ्रेम, मतलब वो ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में रहेगा या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा रहेगा, देन दैट ऑब्जर्वर विल से दैट, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी जो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि तुम या फिर मैं, हम दोनों अगर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एक कार को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, सो वी कैन से दैट कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ओके अगर वो, हाँ ऑफ कोर्स तुम ऐसे बोलोगे कि कार तो अगर हम लोगों ने कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मतलब हम लोग कार को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कार डिसेलरेट होगा बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से अगर वो डिसेलरेट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो कार एक कांस्टेंट मोशन से जाएगी, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। उसका एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या, उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट अ रेस्ट एंड वन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और दूसरा बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब वो दोनों सेम है, वो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। इसके बिना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करता, जिसके बिना हम लोग न्यूटन्स का लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो अगले वाले में तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड इज कंसेप्ट ऑफ फोर्स, जहाँ पे मतलब फोर्स क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हैं, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो उस स्टेट में कांस्टेंट रहेगा। तीसरी चीज हम लोगों ने देखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है इसलिए है क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या फिर जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या फिर वो रेस्ट में है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना जरूरी है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक्सेलरेट होती है, इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करता। Okay, in next lecture we are going to see Newton's second law of motion and what is the unit of force, and the Newton's third law of motion. That's it for this lecture. Thank you.